नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। राजस्थान में मंगलवार 8 जून से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। गृह विभाग ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक बाजार खोलने का समय बढ़ाकर शाम 4 बजे तक का कर दिया गया है। लॉकडाउन में भी 12 घंटे की छूट दी गई है। अब डेली कर्फ्यू का समय बढ़ाकर दोपहर 12 बजे की जगह शाम 5 बजे का कर दिया गया है। निजी वाहनों से सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदेश भर में आने जाने की छूट दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू अब 2 दिन का ही होगा। सोमवार को बाजार खुलेंगे। अब सप्ताह में 4 दिन की जगह 5 दिन बाजार खुलेंगे। प्रदेश में 10 मई से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू होगा। नई गाइडलाइन में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को चलाने और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की छूट के अलावा बाकी पुरानी पाबंदियां जारी रखी जाएंगी। प्रदेश में 10 जून से निजी और रोडवेज की बसें शुरू होगी। करीब 1 महीने बाद प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। 10 मई से ही रोडवेज की बसें बंद हैं। निजी बसें मई के पहले सप्ताह में ही बंद हो गई थी। शहरों में सिटी बसें अभी बंद रहेंगी। बसों में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे, खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेंगे। प्रदेश में अनलॉक 2 में भी वीकेंड कर्फ्यू का समय 3 दिन से घटाकर 2 दिन शनिवार रविवार का कर दिया है। सोमवार को बाजार खुलेंगे। कोरोना पॉजिटिव केस 10,000 से नीचे आने तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। अभी प्रदेश में 15,000 के आसपास पॉजिटिव रेट है। कोरोना केस कम होने की यही रफ्तार रही तो सप्ताह भर में बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 10,000 से नीचे आ जाएगा और उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू से छूट मिल जाएगी। ऐसे बाजार जहां केवल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और सेंट्रल एसी वाले नहीं हैं, उन्हें खोलने की अनुमति होगी। नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें एक फ्लोर छोड़कर खुलेंगी। एक फ्लोर खाली रहेगा, फिर दूसरे फ्लोर पर दुकानें खुलेंगी, फिर उसके ऊपर का फ्लोर खाली रहेगा। यह व्यवस्था हर नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का व्यापार मंडल और मैनेजमेंट मिलकर करेगा। पुणे के मुल्शी MIDC इलाके की में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 15 महिलाएं समेत 17 लोगों की मौत हो गई। घटना शाम करीब 5 बजे की है। हादसे के दौरान फैक्ट्री में 37 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से 20 को सुरक्षित निकाल लिया गया। SPS नामक इस केमिकल फैक्ट्री में क्लोरीन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। फैक्ट्री से पुणे नगर निगम को क्लोरीन की सप्लाई की जाती है। हादसे के बाद कंपनी का मालिक भी फरार हो गया। अब तक कुल 17 लोगों के शव बाहर निकले जा चुके हैं। शवों को पुणे के ससून अस्पताल में लेकर जाया गया है। फायर ऑफिसर पोर्टफोडे ने बताया कि मौके पर दमकल विभाग ने 8 गाड़ियों आग बुझाने के लिए पहुंचाई। फैक्ट्री के लिए हिस्से को JCB मशीन से गिराकर उसमें भरे धुएं को निकाला गया। मृतकों में कई ऐसे लोग हैं जिनकी दम घुटने से मौत हो गई। फैक्ट्री में धुआं भरने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई है। माना जा रहा है धुएं की चपेट में आकर लापता मजदूर फैक्ट्री में ही बेहोश हो गए हैं। इसके कारण हादसे के दौरान वो बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह हो सकती है। मुल्शी के तहसीलदार अभय और पुलिस निरीक्षक अशोक धुमल भी घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवार वालों 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे की घोषणा की है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से डिप्टी CM अजीत पवार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की जानकारी दी है। क्लोरीन डाइऑक्साइड को वाटर में सोडियम क्लोराइड मिलाकर तैयार किया जाता है। यह साफ सफाई के काम आता है। नाम से ये ब्लीच या क्लोरीन के करीब लगता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये एक ऐसा कीटाणुनाशक है जिसका इस्तेमाल उद्योगों में किया जाता है। इसके कभी खाने के पीने के इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। क्लोरीन डाइऑक्साइड पीने से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। डोमिनिका की जेल में बंद भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने सोमवार को हैरान करने वाले खुलासे किए। चौकसी ने एंटीगुआ पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसका अपहरण किया गया था। इसमें उसने अपनी महिला मित्र बारबरा जेब्रिका ने अलावा 2 भारतीय नरेंद्र सिंह और गुरमीत सिंह का नाम लिया है। मेहुल 13,500 करोड़ रुपए के PNB घोटाले का आरोपी है। चौकसी ने पुलिस को बताया कि मेरे पिछले 1 साल से बारबरा जेब्रिका के साथ दोस्ताना रिश्ते थे। 23 मई को बारबरा ने उसके घर से पीक करने का लिया था। जब मैं वहां गया तो अचानक घर से सभी एंट्रेंस से 8 से 10 लोग आए और मुझे बुरी तरह पीटा। अब सभी लोग खुद को एंटीगुआ पुलिसकर्मी बता रहे हैं। इसके बाद उन्हें अगवा कर लिया गया।
डोमिनिका पुलिस ने भी इंट्रस कैरिबियन सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि उन्हें मेहुल चौकसी खाड़ी के किनारे टोकरी बे घाट के पास 24 मई की रात करीब 11:30 बजे संदिग्ध हालत में मिला था, जबकि चौकसी पर गैरकानूनी तरीके से डोमिनिका में एंट्री करने का आरोप है, लेकिन उसने अपनी हिरासत को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। चौकसी का दावा है कि उसे एंटीगुआ बारबुडा से अपहरण कर डोमिनिका लाया गया था। इसी के तहत चौकसी ने नया खुलासा किया है। चौकसी ने शिकायत में दावा किया है कि उसकी दोस्त बारबरा के अपहरण की साजिश में मिली हुई है। उसने कहा कि जब 8 से 10 लोग उसके साथ घर में मारपीट कर रहे हैं, तब बारबरा ने मदद के लिए कोई कोशिश नहीं की। उसने चिल्लाने, फोन लगाने या बाहर जाकर किसी को बुलाने तक की कोशिश नहीं की। इसका मतलब है कि वह भी इस अपहरण की साजिश में शामिल थी। चौकसी के मुताबिक एंटीगुआ पुलिस को लोग बताने वाले आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। इसमें उसके काफी गंभीर चोट आई है। उन्होंने फोन, घड़ी और पर्स भी छीन लिया था। मारपीट के बाद आरोपियों ने बताया कि उनका मकसद रुपए लूटना नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने चौकसी के रुपए भी लौटा दिए। केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण भारत को क्रॉस करने के बाद मानसून नॉर्थ ईस्ट पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून को असम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश हो सकती है। अरब सागर में भी मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके 15 जून तक मुंबई और मध्य भारत में भी सक्रिय होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। पश्चिम बंगाल में बारिश और तूफान से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। हुगली में 11, मुर्शिदाबाद में 9 और बांकुरा में 2 लोगों की मौत हुई। ईस्ट और वेस्ट मिदनापुर में एक की जान चली गई। बंगाल में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सोमवार को मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश हुई। हिमाचल में कई जगह ओले भी गिरे थे। मौसम विभाग के मुताबिक रायगढ़ और पुणे समेत महाराष्ट्र के करीब 30% हिस्से में मानसून ने रविवार को ही दस्तक दी है। शनिवार रात ही इन जिलों में बारिश भी हो रही थी। अब मानसून 15 जून तक मुंबई और मध्य भारत में भी सक्रिय हो जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में 20 जून के बाद मानसून पहुंचने का अनुमान है। राज्य में रविवार को बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई। इसके बाद मौसम काफी ठंडा हो गया था। ऊपर शिमला के कुछ स्थानों पे अलग अलग गिरने से सेब की फसल को भी नुकसान हुआ है। राज्य में 11 जून से प्री मानसून और 25 जून से मानसून आने की संभावना है। अब तक देहरा, गोपीपुर में सबसे ज्यादा 34, गुमारवी में 11, महरवे में, डहोलजी में 6 और शिमला में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। देश में रविवार को 87,295 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 63 दिन के बाद देश में एक दिन में 1 लाख से कम कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,563 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। मौत के आंकड़े में भी कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 2115 संक्रमितों जान गंवा चुके हैं। यह बीते 46 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 22 अप्रैल को 2257 लोगों की मौत हुई थी। अब तक 3,51,334 लोग कोरोना की जान से गंवा चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि बीते दिन 1,85,747 लोग कोरोना से रिकवर हो गए। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या में 1,05,300 की गिरावट आ चुकी है। भारतीय नौसेना अब और भी पावरफुल होने वाली है। इससे और उस साल अमेरिका से दुनिया के बेहतरीन MH-60R सीहोक हेलीकॉप्टर मिलेंगे। भारत को 24 में से 2 हेलीकॉप्टर जुलाई में, जबकि 1 साल के आखिर में मिलेगा। यह हेलीकॉप्टर समुद्री जहाजों और पनडुब्बियों को ढूंढकर मारने की क्षमता रखते हैं। अधिकारियों के मुताबिक नौसेना के करीब 15 ऑफिसर अभी हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह ट्रेनिंग सोमवार से अमेरिका में फ्लोरिडा में पेंसकोला शहर में शुरू हो गई है। रोमियो सीहोक हेलीकॉप्टर के लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बताया कि भारत सरकार का पिछले साल हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर अमेरिका सरकार से करार हुआ था। 24 हेलीकॉप्टर्स की कीमत करीब 17,500 करोड़ रुपए है। करार के मुताबिक अमेरिका को सभी हेलीकॉप्टर 2024 तक भारत को देने हैं। समुद्री मामलों के विशेषज्ञ रिटायर्ड रियर एडमिरल सुदर्शन शिखंडे ने कहा कि 1960 के बाद से किसी भी नौसेना के लिए कई तरह के विशेष क्षमता रखने वाले हेलीकॉप्टर्स बेहद जरूरी हो गए हैं। मुझे याद है कि 1980 के आखिर में से किंग 42 और कॉमेव वॉरियर जैसे हेलीकॉप्टर्स बेड़े में शामिल किए गए थे। अब MH-60R के आने से कई ताकत मिलेगी।
सीहॉक हेलीकॉप्टर AGM-114 हेलिफायर मिसाइल MK-4 टॉर्पेडो और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों से लैस है। इस डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर को जंगी जहाज, क्रूजर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में से भी ऑपरेट किया जा सकता है। रोमियो के नाम से मशहूर MH-60R सिरोहर हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन के अलावा निगरानी, सूचना, टारगेट सर्च और बचाव, गनफायर और लॉजिस्टिक सपोर्ट में कारगर है। यह हेलीकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के अलावा जहाज़ों को खदेड़ने और समुद्र में सर्च अभियान में कारगर साबित हो गया है। इन हेलीकॉप्टर्स में मदद से घरेलू स्तर पर भारत की सुरक्षा मजबूत होगी और उससे क्षेत्रीय दुश्मनों से निपटने में मदद मिलेगी। अमेरिका के मुताबिक भारत को इन हेलीकॉप्टरों को नौसेना में शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल यह अमेरिका नेवी में एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वेपन के रूप में तैनात है। केंद्र सरकार ने सोमवार को विदेश जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नए SOP के तहत विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स 28 दिन के बाद कभी भी कोविशील्ड की दूसरी डोज ले सकेंगे। इससे पहले यह नियम 84 दिन यानी तथा देश में रहने वाले लोगों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। यात्रा करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक जिले में कोविशील्ड की दूसरी डोज लेने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें। यह अधिकारी यह जांच करेगा कि क्या पहली खुराक की तारीख के बाद 28 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है। साथ ही अधिकारी दस्तावेजों के आधार पर संबंधित लोगों की यात्रा के उद्देश्य की वास्तविकता भी जांचेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संकेत दिए हैं कि G7 सम्मेलन के दौरान वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर समिति बनाने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने प्रस्ताव इंटरनेशनल ट्रैवल को आसान बनाने का है, लेकिन इसमें अभी कई समस्याएं भी है। कई देशों में ऐसे भी जहां पर अभी मैन्युफैक्चरिंग या फिर अन्य समस्याओं की वजह से वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार नहीं पकड़ सका है, लेकिन लागू कर दिया जाए तो यात्रियों को क्वारंटीन में छूट दी जा सकती है। कोरोना के इस दौर में कई देशों ने संक्रमण के डर से अपने देशों में बाहरी देशों से आने वाले यात्रियों की एंट्री पर पाबंदी लगा रखी है। वहीं जिन देशों में एंट्री खुली जा रही है वहां बाहर से आने वाले यात्रियों को लंबे समय के लिए क्वारंटीन रहना पड़ता है। इसे लेकर वैक्सीन पासपोर्ट पर बहस चल रही है। कोलकाता एयरपोर्ट पर सोमवार शाम को बड़ा हादसा टल गया। मुंबई को कोलकाता आ रही फ्लाइट में लैंडिंग से 15 मिनट पहले कुछ परेशानी आ गई। इसके चलते 8 पैसेंजर्स घायल हो गए। इनमें से 3 की चोटें गंभीर हैं। ये दिक्कतें किस तरह की थी अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि पैसेंजर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर विस्तारा के प्रवक्ता ने कहा कि मुंबई से कोलकाता जा रही फ्लाइट UK 775 की लैंडिंग के दौरान जो दिक्कत आई है उसकी जांच शुरू कर दी जाए। भारत में कोरोना के कंट्रोल होते हालात के बीच डराने वाली खबर आई है। पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस की जीनोम स्विकिंग के नए वेरिएंट का पता लगाया है। टाइम्स की बात करें तो मुताबिक यह वेरिएंट ब्रिटेन और ब्राजील से भारत आए लोगों से पाया गया है। इंस्टीट्यूट ने इसे B.1.1.2.8.2 नाम दिया है। भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट की ही तरह है। इससे संक्रमित लोगों में कोरोना के गंभीर लक्षण दिख सकते हैं। वेरिएंट की स्टडी के बाद पाया गया है कि यह लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन न असरदार है न ही इसके लिए स्क्रीनिंग की जरूरत बताई गई है। NIV की यही स्टडी की बायो RxVI में ऑनलाइन पब्लिक हुई है। वहीं इस इंस्टीट्यूट की एक और स्टडी में बताया गया है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है और वैक्सीन की 2 डोज से जो एंटीबॉडीज बनती है उससे इस वेरिएंट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि B.1.1.2.8.2 वेरिएंट से संक्रमित होने पर व्यक्ति का वजन कम होने लगता है। इससे संक्रमण की तेजी से फैलने पर मरीज के फेफड़े डैमेज हो जाते हैं। यह वेरिएंट फेफड़ों में घाव और उनमें भारी नुकसान की वजह बन सकता है। सहडी में कोविड के जीनोम सर्विलांस की जरूरत पर जोर दिया गया है ताकि कोरोना के नए वेरिएंट्स के बारे में जल्द से जल्द पता लगाया जा सके।
जीनोम सीक्वेंसिंग लेबर ऐसे म्यूटेंट का पता लगा रहे हैं जो कोरोना संक्रमण से अचानक आने वाले उछाल के पीछे का कारण होती है। अभी इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम स्क्रीनिंग कंसोर्टियम के तहत 10 नेशनल लैब्स ने करीब 30,000 सैंपल्स CKO किए हैं। केंद्र सरकार भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए संसाधनों को बढ़ाने का काम कर रही है। इसके मद्देनजर हाल ही में कंसोर्टियम में 18 और लैब्स जोड़ी गई हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, शिवराज ही हमारे सीएम हैं और रहेंगे। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बोले, मैं सीएम की दौड़ में नहीं। कारण साफ है कि जिस तरह से एक सप्ताह की CIC बैठक हुई है, जिस तरह से विषय छुपाए गए, उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों की भी छिड़कने बढ़ गई थी। इन दोनों के कारण सोशल मीडिया पर अटकलें इतनी बढ़ गई थी कि अतहत पार्टी के सफाई देना पड़ा। पार्टी ने अभी भी यह साफ नहीं किया है कि कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, VD शर्मा, विश्वास सारंग जैसे भाजपा नेताओं की आपसी बैठक अचानक किस सिलसिले में हुई थी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नेतृत्व परितकों की हवाएं और इतना तेज करने में बीजेपी नेता ही जिम्मेदार है। मामला बढ़ता रहता है और पार्टी चुप रही। कैलाश विजयवर्गीय का बंगाल चुनाव से फ्री हो जाना, उनका फिर से प्रदेश में सक्रिय दिखाई देने लगे और उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी यह साफ नहीं है। उन्हें खंडवा से उपचुनाव लड़ाकर केंद्र भेजकर मंत्री बनाने तक की अटकलें चल रही है। सिंधिया राज्यसभा सदस्य बनने के बाद अब तक केंद्रीय मंत्री पद के इंतजार में हैं। चूंकि सरकार में उनके समर्थक विधायक अच्छी संख्या में है, ऐसे में गुप्त बैठकों के बाद उनका अचानक 9 जून को MP आने का कार्यक्रम बनने की खबर ने ऊपर वाले मुद्दे को और हवा दे दी। लोगों ने इसे भी सियासी परिवर्तन से जोड़ना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम मुद्दों पर मैसेज चल रहे हैं, लेकिन फेंके मरीज को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद कह चुके हैं कि मैसेज फेक है, लेकिन उन्होंने भी किसी तरह की कार्रवाई की बात नहीं की। कांग्रेस ने इसे लेकर कहा है कि बीजेपी में घमासान मचा है, कई नेताओं को मुख्यमंत्री बनना है। प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर फैला हुआ है, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं पर इस दौर में भी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ज्यादा भारी है। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में साज काट रहे आशाराम 8 साल से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। गिरफ्तार होने के बाद से अब तक वह 15 से अधिक बार अधीनस्थ अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत के लिए सारे दांव पेच खेल चुके हैं, लेकिन एक बार भी जमानत तो दूर, पैरोल तक भी नहीं मिली। 2 माह की अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश SLP पर मंगलवार को सुनवाई होगी। वहीं आशाराम व बेटे नारायण साईं ने इसी मांग को लेकर हाईकोर्ट में पेश अंजिया वापस ले ली। इससे पहले 21 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मांग का प्रार्थना पर खतपत्र खारिज कर दिया था। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में यह SLP दायर की गई थी। गौरतलब है कि 20 अगस्त 2013 को आशाराम के खिलाफ उसके आश्रम की ही एक नाबालिग ने दिल्ली में यौन शोषण के आरोप में 0 FIR दर्ज करवाई थी, जिसे अगले दिन जोधपुर ट्रांसफर किया गया था। फिर 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आशाराम को गिरफ्तार किया। 25 अप्रैल 2018 के ट्रायल कोर्ट ने आशाराम को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से करीब 1.5 महीने तक लॉक रही मुंबई सोमवार को फिर से अनलॉक हुई। हालांकि अनलॉक होते ही मुंबई की सड़कों पर जो नज़ारा दिखाई दिया वह परेशानी बढ़ाने वाला था। शहर खुलते ही कई इलाकों में भीड़ भाड़ी देखने को मिल रही थी। ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा था। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने नजर आए थे। दफ्तर जाने के लिए लोग बेस्ट बस स्टॉप पर लाइनों में लगे हुए नजर आए। फिलहाल बस में सिर्फ उतने ही लोग एक बार में जा सकते हैं जितनी सीटें उपलब्ध है। किसी को भी खड़े होकर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ठाणे शहर से मुंबई आने वाली गाड़ियों की संख्या में आज काफी इजाफा देखा गया, जिसकी वजह से मुलुंड चेक नाका के पास लंबा जाम लग गया था। पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर मुंबई को कैटेगरी 3 में रखा गया है। मुंबई लोकल में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने सोमवार से विशेष ड्राइव शुरू किया है, ताकि सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही यात्रा कर सकें। हालांकि अनलॉक के पहले दिन जैसे हालात मुंबई में दिखाई दिए, उनसे कोरोना के पलटवार का खतरा बढ़ सकता है।
महाराष्ट्र के सांगली में मछली पकड़ने गए 3 भाइयों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। इनमें से 2 सगे भाई थे और तीसरा चचेरा भाई था। तीनों के साथ इनके अल्सेटियन नस्ल के कुत्ते का शव भी पानी में तैरते हुए मिला है। हालांकि पुलिस फिलहाल इसे दुर्घटना मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। हालांकि कुत्ते भी डूबने से हुई है मौत के बाद अब इस मामले में संदेह खड़ा किया जा रहा है। चारों के शव कुछ देर पहले कुछ समय के अंतराल के साथ बरामद कर दिए गए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक गाणंद जिले में टेम्बू बांध का पानी बरसात से पहले छोड़ा जाता है। इन दिनों यह लगभग फुल हो गई है। रविवार को दोपहर 3 बजे विजय अंकुश वनमने, आनंद अंकुश वनमने इनसे मछली पकड़ने के लिए घुसे और पानी में पैर फिसलने से एक भाई डूबने लगा। इन्हें डूबता कुछ दूर बैठे लहू वनमने के भी छलांग लगा दी। पानी ज्यादा होने के कारण तीनों डूबने लगे और इससे पहले कि कोई मौके पर पहुंचता तीनों डूब चुके थे। शाम 6 बजे तक वे घर नहीं लौटे तो उनके परिवार और पड़ोसियों ने तलाश शुरू कर दी। रात 8 बजे झील से निकली नहर के पास विजय और आनंद के कपड़े और चप्पल मिले। कुछ देर वहां लाशने के बाद दौरान उनके कुत्ते लूसी का शव पानी में तैरते हुए मिला। इसके बाद परिजनों ने संदेह का आधार पर पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले में कंप्लेंट दर्ज करवाई। 7, साढ़े 7, 8 बजे तहसीलदार सचिन मुलिक ने और पुलिस निरीक्षक बनुदास निम्भोरे मौके पर पहुंचे और विश्वकर्मा फाउंडेशन बोट क्लब के सदस्यों के साथ तलाशी अभियान शुरू कर दिया। शाम 6 बजे तक वह घर नहीं लौटते तो उनके परिवार और पड़ोसियों ने तलाश शुरू कर दी। रात 8 बजे झील से नकली नहर के पास विजय और आनंद के कपड़े के चप्पल और मिले। कुछ देर बाद तलाशने के बाद दौरान उनकी कुत्ते लूसी का शव बरामद हुआ। इसके बाद परिजनों ने संदेह जताकर स्टेशन जाकर उनसे मदद लेकर उनको पानी में तलाशने की कोशिश की। ग्वालियर में मास्क नहीं पहनने वालों का पुलिस मुंह भी तोड़ रही है। हेमसिंह की परेड इलाके में एक युवक के मास्क नहीं पहनने पर पुलिसकर्मी ने उसके चेहरे पर डंडा मार दिया। इसके युवक की नाक फूट गई और वह लहूलुहान हो गया। घटना रविवार शाम की है। हेमसिंह के परेड इलाके में माधवगंज थाना पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाया था। पुलिसकर्मी ब्रजेश सिंह के साथ 2 अन्य जवान चेकिंग कर रहे थे। यहां से लकड़खाना निवासी देवेंद्र यादव गुजरा। वह मास्क नहीं पहना था। इस पर पुलिस जवानों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मास्क न पहनने का कारण पूछा तो युवक बहस करने लगा। इस पर पुलिसकर्मी ने उसके चेहरे पर डंडा मार दिया। डंडा देवेंद्र की नाक पर लगा जिससे खून बहने लगा। यह देख पुलिस वाले घबरा गए और वहां से उसने नाक भागने लगे। देखकर आसपास के लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों को घेर लिया। लोगों ने गुस्से में पुलिसकर्मी ब्रजेश सिंह समेत एक अन्य जवान से धक्का मुक्की कर दी। उनके मास्क मुंह से खींच लिए। सूचना पर माधवगंज थाना प्रभारी डिप्टी गुप्ता फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल भीड़ पर काबू पा लिया। जवानों को सुरक्षित निकाला। थाना प्रभारी ने वहां लोगों को समझाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल से बंद पड़े स्कूल अब खोले जा सकते हैं। इसे लेकर प्रदेश की सरकार विचार बना रही है। सोमवार को स्कूल खोले जाने के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि अगर सुबह सब कुछ ठीक हुआ तो 16 जून के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को खोलने और वहां हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने की प्लानिंग करने अफसरों को कहा है। 16 जून से पहले प्रदेश सरकार की एक अहम बैठक हो सकती है जिसमें यह तय होगा कि अगर प्रदेश में स्कूल खुलते हैं तो किस तरह की गाइडलाइन होगी। शिक्षा मंत्री से दरअसल पत्रकारों ने पूछा था कि कोरोना संक्रमण घट रहा है तो क्या स्कूल खुलने की उम्मीद है। इस सवाल के जवाब में प्रेमसाय टेकाम ने कहा कि आशा तो रखनी है और बल पर तो आकाश टिका है। हम स्कूल खोलने पर काम कर रहे हैं। तो आज की खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।